लोक व्यवहार, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की कला, भाग 1, अध्याय 1। यदि आप शहद बटोरना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें। 7 मई 1931 को कुख्यात हत्यारे टू गन क्राउली को खोज निकाला गया और पकड़ लिया गया। वह न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक हत्यारों में से एक था। एक बार वह अपनी प्रेमिका के साथ एक कार में बैठा था जब एक पुलिसकर्मी आया और उससे उसका लाइसेंस मांगा। क्राउली ने बिना एक शब्द कहे अपनी बंदूक निकाली और उस आदमी को गोली मार दी। लेकिन जब क्राउली को पकड़ा गया तो पुलिस को एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि उसका दिल एक दयालु है, किसी को वह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जब उन्हें मौत की कुर्सी की सजा सुनाई गई तो उसने कभी भी अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह आत्मरक्षा के लिए किया था। क्राउली इस दृष्टिकोण के साथ एकमात्र अपराधी नहीं है। अल कैपोन ने खुद को एक अपराय सार्वजनिक परोपकारी के रूप में माना, बस लोगों को अच्छा समय बिताने में मदद की। न्यूयॉर्क के सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉज ने एक बार कार्नेगी से कहा था कि जेल में कुछ अपराधी खुद को बुरे आदमी के रूप में देखते हैं। वे सकारात्मक आत्म छवि बनाए रखने के लिए अपने कृत्यों को तर्कसंगत बनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक जॉन वार्नामेकर का मानना था कि लोगों को डांटना मूर्खता है। लोग शायद ही कभी किसी चीज के लिए खुद की आलोचना करेंगे, चाहे उनका गलत काम कितना भी ज्यादा हो। नतीजतन आलोचना करना व्यर्थ है, क्योंकि यह लोगों को गौरव को चोट पहुंचाती है, उन्हें रक्षात्मक बनाती है और आमतौर पर उन्हें खुद को और भी अधिक उचित ठहराती है। मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने साबित किया है कि अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत जानवर बुरे व्यवहार के लिए दंडित जानवर की तुलना में अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से सीखेंगे। बाद के अध्ययनों से पता चला है कि मनुष्यों के बारे में भी यही सच है। आलोचना केवल आक्रोश पैदा करती है। जॉर्ज B. जॉनसन एक इंजीनियरिंग कंपनी के सुरक्षा समन्वयक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि कर्मचारियों ने सख्त टोपी पहनी थी। जब भी वह अपने कार्यकर्ताओं से टोपी पहनने की मांग करते तो वे उसकी बातों को बेरुखी से स्वीकार करते और उसके जाने के बाद तुरंत टोपी उतार देते। लेकिन जब जॉनसन ने पूछा कि क्या टोपियां असुविधाजनक हैं और पुरुषों को सुखद याद दिलाती हैं कि टोपियां उनकी रक्षा के लिए डिज़ाइन की गई हैं, उन्होंने उन्हें समझाया कि यह टोपी आप ही की सुरक्षा के लिए है, तो कर्मचारियों ने अनुपालन किया। इतिहास के कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमें यह बताते हैं कि आलोचना करना कितना निरर्थक कार्य है। 1908 में जब थियोडोर रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस छोड़ा तो टाफ्ट ने उनका स्थान लिया। दोनों रिपब्लिकन ही थे, लेकिन बाद में रूजवेल्ट ने अपनी रूढ़िवादिता के लिए
टैफ्ट की निंदा की। बुल मूर्स पार्टी का उन्होंने गठन किया और टैफ्ट के खिलाफ दौड़े। एक विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप रिपब्लिकन की विनाशकारी हार हुई और वुडरो विल्सन अगले प्रेसिडेंट चुने गए। रूजवेल्ट ने इस नुकसान के लिए टैफ्ट को दोषी ठहराया, लेकिन टैफ्ट ने कहा कि वह कुछ अलग नहीं कर सकता। रूजवेल्ट की आलोचना ने टैफ्ट को यह नहीं समझाया कि वह गलत था। 1920 के दशक की शुरुआत में चायदानी डोम घोटाले में वॉरेन जी हॉर्डिंग के तहत आंतरिक मामलों के सचिव अल्बर्ट बी हॉल ने एकल हित और चायदानी डोम में तेल भंडार अपने दोस्तों को $10 मिलियन के ऋण के बदले में दिया था। वास्तव में यह एक अवैध रिश्वत थी। फिर सचिव फॉल ने मरीन को आदेश दिया कि एक हिल रिजर्व के पास कुएं का उपयोग करने वाले प्रतियोगियों को भगा दिया जाए, और प्रतियोगियों ने फॉल के अदालत में ले लिया। घोटाले ने हॉर्डिंग प्रशासन को बर्बाद कर दिया, लगभग रिपब्लिकन पार्टी को बर्बाद कर दिया और जेल में गिरा दिया। लेकिन फॉल ने कभी पश्चाताप नहीं किया। हमेशा इस बात पर वह कायम रहे कि वह कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, और उन्होंने ना ही ऐसा किया है। इन कहानियों का उद्देश्य यह दर्शाना है कि मानव स्वभाव हर किसी को दोष देना चाहता है, लेकिन लोगों की निंदा करने से, उन्हें खुद को सही ठहराने और बदले में आलोचना करने वाले के दोष देने के लिए, इन कहानियों का उद्देश्य यह दर्शाना है कि मानव स्वभाव हर किसी को दोष देना चाहता है, लेकिन लोगों की निंदा करने से, उन्हें खुद को सही ठहराने और बदले में आलोचना करने वाले को दोष देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह एक सबक है जो अब्राहम लिंकन ने भी सीखा, जिसे व्यापक रूप से सभी समय के महानतम नेताओं में से एक माना जाता है। वह एक युवा वकील के रूप में लिंकन ने अखबार में प्रकाशित पत्रों में जेम्स शील्ड्स नाम के एक आक्रामक राजनेता की तरह अपने विरोधियों पर खुलकर हमला किया। इन समालोचनाओं ने शील्ड्स को लिंकन को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने सम्मान की रक्षा के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन सौभाग्य से पुरुषों के सैंकड़ द्वारा द्वंद्व युद्ध को अंतिम समय पर रोक दिया गया। इस घटना ने लिंकन को लोगों के साथ व्यवहार करने का एक मूल्यवान सबक सिखाया, और उन्होंने फिर कभी कोई अपमानजनक पत्र नहीं लिखा या किसी का उपहास भी नहीं किया। गृह युद्ध के दौरान लिंकन ने शायद ही कभी अपने जनरलों को आलोचना की होगी। उन्होंने किसी के प्रति द्वेष के साथ सभी के लिए दान के साथ कार्य किया। उनके पसंदीदा उद्धरणों में से एक था जज नॉट की नॉट वी जज। हालांकि लिंकन के पास दूसरों की आलोचना करने के बड़े कारण थे। एक बार जनरल मीडे ने जनरल रॉबर्ट इली पर हमला करने के लिए लिंकन को सीधे आदेश की अवहेलना की, जिनकी सेना अगम्य जल के कारण
गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद पोटीमैक नदी के पीछे फंस गई थी। क्योंकि मीड शिथिल हो गया, ली भागने में सफल रहे और लिंकन गुस्से में थे। उन्होंने मीड को एक अपमानजनक पत्र लिखा, अनिवार्य रूप से यह समझाते हुए कि मीड ने उन्हें युद्ध जीतने से रोका, लेकिन लिंकन ने कभी पत्र नहीं भेजा, यह महसूस करते हुए कि गेटिसबर्ग में 3 भयानक खूनी दिनों के बाद लिंकन मीड की तरह अधिक डरपोक हो सकते थे। लिंकन भी अनुभव से जानते थे कि तीखी आलोचना विरले ही प्रभावशाली नहीं होती है। अगर लोग किसी और को बदलना या सुधारना चाहते हैं तो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह खुद से है। आखिरकार यह करना भी आसान है। जब कार्नेगी युवा थे, उन्होंने एक प्रसिद्ध लेखक को एक पत्र लिखा और नीचे एक नोट लिखा। लिखा हुआ लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेखक ने जवाब देने से इनकार कर दिया और कार्नेगी को खराब व्यवहार के लिए डांटते हुए बस एक नोट लिखा। कार्नेगी ने इसे इतना नाराज किया कि जब लेखक की वर्षों बाद मृत्यु हो गई, तब भी उन्होंने इसे फटकार के बारे में ही सोचा। नाराजगी दशकों तक रह सकती है। लोग तार्किक नहीं हैं, वे भावनात्मक हैं और अक्सर गर्व से प्रेरित होते हैं। कोई भी दूसरों की आलोचना, निंदा या शिकायत कर सकता है, लेकिन समझने और क्षमा करने के लिए मजबूत चरित्र और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। चलिए इसे एक और उदाहरण से देखते हैं। बॉब हूवर, एक प्रसिद्ध परीक्षण पायलट, एक दिन एयर शो में उनके विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। उसने एक आपातकालीन लैंडिंग की और विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि सौभाग्य से उसमें सवार 3 लोगों को चोट नहीं आई। उन्होंने पाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रो प्लेन को ईंधन देने वाले युवा मैकेनिक ने गैसोलीन के बजाय जेट ईंधन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने उस युवक की आलोचना नहीं की जो अपनी गलती से रो रहा था और बीमार हो गया था। इसके बजाय उसने युवक से अगले दिन अपने विमान की सर्विस करने के लिए कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि मैकेनिक फिर से वह गलती नहीं दोहराएगा। हालांकि माता पिता अक्सर बच्चों की आलोचना करते हैं। चलिए पीपुल्स होम जर्नल में एक संपादकीय का हवाला देखें। संपादकीय में एक पिता अपने बेटे को नाश्ता में खाना निगलने, उसके जूते साफ ना करने या उसके मोजे में छेद करने के लिए लगातार डांटने के लिए दोषी महसूस करते हैं। पिता समझता है कि वह अपने बेटे को अवास्तविक मानकों पर रख रहा है। एक वयस्क के लिए उसकी अपेक्षाएं सही हो सकती हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए वह उतनी अनुचित नहीं है। पिता बाद में दिन में जो कुछ हुआ उसे सामने लाता है। उनका बेटा डरपोक होकर पुस्तकालय में आया और उसने पिता ने एक बार फिर उस पर झपट्टा मारा। लड़के ने फिर अपने पिता को अपनी बाहों में भर लिया और अपने कमरे में लौटने से पहले उसे गुड नाइट किस दी।
अंत में पिता बहुत परेशान हो जाता है कि उसने अपने बेटे को फटकार लगाई, जो आखिरकार सिर्फ एक छोटा लड़का है और उसमें अच्छाई नहीं देखने के लिए। ज़्यादातर समय लोगों की निंदा करने के बजाय उन्हें समझना अधिक महत्वपूर्ण है। मानव प्रकृति में सबसे गहरा सिद्धांत सराहना की लालसा है। लोगों द्वारा विशिष्ट कार्य के निष्पादन में किए गए प्रयासों की सराहना और प्रशंसा करने में एक अविश्वसनीय प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जब इस बात का सबूत है कि व्यक्ति ने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं किया है, तो इस तथ्य की सही दिशा में एक कदम है। सिद्धांत ने केवल रोजगार में बल्कि परिवारों सहित व्यापक वातावरण में भी यह लागू होते हैं। बच्चे को प्रेरित करने के लिए माता पिता उन छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करनी चाहिए जो वे लगातार करते हैं। उन्हें डांटने और उनकी निंदा करने के बजाय माता पिता को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बच्चों की प्रगति की सराहना कर सकते हैं। यह आम बात है कि माता पिता को अपने बच्चों को डांटना आसान लगता है जब वे स्कूलों में शैक्षणिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। जब यह चलन जारी रहता है तो बच्चों और माता पिता के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं और इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। बयान में ऐसा और कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को वरिष्ठों की आलोचना के रूप में मारता है। कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। आलोचना आत्मविश्वास को मारती है, खासकर अगर यह एक श्रेष्ठ से आती है, जबकि आलोचना का एक स्तर है जो व्यक्तियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बहुत अधिक दोष खतरनाक है क्योंकि यह आत्मविश्वास को मारता है और विनाशकारी प्रभाव हो सकता है इसका व्यक्तियों पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलोचना रिश्तों को खत्म कर देती है और इसका सीधा प्रभाव किसी संगठन के प्रदर्शन पर पड़ता है। जब किसी कर्मचारी और बॉस के बीच तनावपूर्ण संबंध होते हैं तो उत्पादकता का एहसास करना मुश्किल होता है। दूसरा व्यक्ति एक उत्सुक चाहता है जो ऐसा कर सकता है, उसके साथ पूरी दुनिया है। वह जो अकेले रास्ते पर नहीं चल सकता। एक नेता को अन्य व्यक्तियों को विशेष रूप से व्यक्तियों के बीच अपनी इच्छा जगाने के लिए प्रभावित करना चाहिए। इस तरह के प्रभाव के लिए अद्वितीय कौशल की आवश्यकता होती है और नेताओं को कौशल में महारत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले संगठनों में श्रेष्ठ दिखना चाहिए। अपने विषयों के मामलों में एक वास्तविक रुचि, सुनना और समाधान पेश करने की कोशिश करना कुछ आवश्यक गुण हैं जो नेताओं को अपने विषयों के साथ बातचीत करते समय प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह नेताओं के लिए स्थायी प्रभाव रखना संभव होगा। भाग 1 अध्याय 2 लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा रहस्य।
किसी से कुछ भी करवाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरे व्यक्ति को वह करने के लिए प्रेरित किया जाए। कोई भी अन्य कारण जैसे किसी को धमकाना या उन्हें दंडित करना बस नाराजगी पैदा करेगी। अधिकांश लोग साधारण चीजें चाहते हैं, स्वास्थ्य, भोजन, नींद, पैसा, यौन संतुष्टि, उनके बच्चों की भलाई और महत्व की भावना। इनमें से अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह है जो अक्सर अधूरा रह जाता है। जॉन डेवी, एक अमेरिकी दार्शनिक, ने लिखा है कि महत्वपूर्ण होने की यह इच्छा एक अटल मानव भूख है और मनुष्यों और जानवरों के बीच प्रमुख अंतरों में से एक है। महत्वपूर्ण होने की इस इच्छा ने एक अशिक्षित, गरीब, पीड़ित व्यक्ति की दुकान के क्लर्कों को कानून की किताबों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। क्लार्क का नाम अब्राहम लिंकन था। इस इच्छा ने चार्ल्स डिकेंस को लिखने के लिए प्रेरित किया, जॉन डी रॉकफेलर को मिलियन बनाने के लिए प्रेरित किया और औसत लोग अपनी प्रतिभा बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी महत्व की भावना को प्राप्त करता है, यह उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, चाहे वह रॉकफेलर जैसे दान कार्य के माध्यम से हो या डिलिंजर जैसे बैंक डाकू बने। महत्व की भावनाओं के लिए संघर्ष करने वाली प्रसिद्ध हस्तियों की कई उदाहरण हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशियन एंड वॉइसेस ऑफ इंडिया शीर्षक के लिए कहा, या श्रीमती मैकेलिकन ने जोर देकर कहा कि जब वह सोती हैं तो उसका पति हर रात उसके साथ रहता है। कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं ताकि वे अपने मन में महत्व की भावना पा सकें, जिसे वे वास्तव में प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि लोगों के लिए महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य लोगों को ईमानदार प्रशंसा और महत्व की भावना देने में सक्षम होने से लोगों को जीतने में बहुत मदद मिलती है। यूएस स्टील कंपनी के पहले अध्यक्ष चार्ल्स श्वाब $1 मिलियन से अधिक वेतन पाने वाले पहले लोगों में से एक थे। श्वाब को यह वेतन लोगों से निपटने की उनकी क्षमता के कारण दिया गया था, और वह कार्नेगी को बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति अपने कर्मचारियों में उत्साह जगाना है। आलोचना केवल महत्वाकांक्षा को मारती है और इसलिए वह दूसरों की प्रशंसा करता है। ईमानदारी से सराहना उद्योग के कई कप्तानों का एक गुप्त कौशल है। प्रशंसा की कमी हानिकारक हो सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि पत्नियां अपने पतियों को छोड़ने का यह मुख्य कारण था कि प्रशंसा की कमी होना। कार्नेगी के छात्रों में से एक ने अपनी पत्नी के बारे में एक कहानी सुनाई, जिसने उसे एक पत्नी के रूप में सुधार करने के 6 तरीके देने के लिए कहा। इसके बजाय अगले दिन उसने एक नोट के साथ उसे 6 गुलाब भेजे कि वह उसके बारे में 6 चीजें बदलने के लिए बारे में नहीं सोच सकता, और
जब वह घर पहुंचा तो वह अपनी पत्नी से कृतज्ञता से बोला कि तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। तो वह कृतज्ञता के आंसू में हो गई। उसके दोस्तों ने बाद में उससे यह कहने के लिए संपर्क किया कि यह अब तक की सबसे विचारशील बात थी। सबसे प्रसिद्ध ब्रॉडवे निर्माता फ्लोरेंस जेकफील्ड ने लड़कियों को ग्लैमरस सितारों में बदलकर अपनी प्रतिष्ठा हासिल की। वह सराहना के मूल्य को जानता था और इसे वृद्धि और फूलों के रूप में देता था। जबकि लोग जानते हैं कि वे भोजन के बिना बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, वह अक्सर बिना प्रशंसा के बहुत लंबे समय तक रह लेते हैं। भले ही यह कुछ ऐसा है जो लगभग उतना ही चाहते हैं। सक्रिय विषय कार्नेगी डेट्रायाट में एक शिक्षक के बारे में एक कहानी का हवाला दिया जिसने अपने नेत्रहीन छात्र स्टीवी से कहा कि वह कक्षा में खो गए एक चूहे को खोजने में उसकी मदद करे। अंधे होने के कारण उनकी सुनने की क्षमता बढ़ गई थी और यह पहली बार था जब किसी ने उनके कानों की सराहना की। वर्षों बाद स्टीवी, जो R&B और पॉप स्टार स्टीवी वंडर बन गए, ने कहा कि प्रशंसा का यह कार्य एक नए जीवन की शुरुआत थी, क्योंकि इसने उन्हें सुनने के उस उपहार को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोग चापलूसी को सन की नज़र से देख सकते हैं, इसलिए कार्नेगी चापलूसी और प्रशंसा के बीच में अंतर करते हैं। चापलूसी उथली, स्वार्थी और कपटी है। वास्तव में वे अपने बारे में क्या सोचते हैं। कार्नेगी यह लिखते हैं कि अगर सभी लोगों को दूसरों की चापलूसी करनी होती तो हर कोई मानवीय संबंधों में विशेषज्ञ होता। इसके बजाय अगर लोग कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना बंद कर दें और दूसरे व्यक्ति के बारे में सही मायने में सोचने लगें, तो उन्हें चापलूसी करने का सहारा ही नहीं लेना पड़ेगा। सच्ची प्रशंसा सबसे उपेक्षित दैनिकों गुणों में से एक है। वह बच्चों की प्रशंसा करने की सलाह देते हैं। जब वह पहली बार एक चिड़ियाघर बनाने में सफल होते हैं, एक अच्छे भोजन के लिए शेफ की तारीफ करना और अपनी दैनिक यात्राओं पर कृतज्ञता की छोटी छोटी चिंगारी का एक दोस्ताना निशान छोड़कर। पाम नाम की एक महिला को अपनी कंपनी में चौकीदार की देखरेख करनी थी, जो इतना बुरा काम कर रहा था कि अन्य कर्मचारी यह दिखाने के लिए कि वह कितना खराब काम कर रहा है, गलियारों में कूड़ा डाल देते थे। पाम ने उसे प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की, लेकिन जो सबसे अच्छा काम किया वह था दूसरों के सामने अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा करने का एक बिंदु बनाना। हर बात के दिन वह बेहतर होता गया और जल्द ही उसने अपना सारा काम कुशलता से करना शुरू कर दिया। ईमानदार प्रशंसा ने काम किया जहां आलोचना विफल रही। हर आदमी जिससे मैं मिलता हूँ वह मेरे से श्रेष्ठ है किसी तरीके से। उससे मैं उसके बारे में सीखता हूँ।
दूसरे लोगों के अच्छे बिंदुओं को समझना और उनके लिए उन्हें ईमानदारी से प्रशंसा देना महत्वपूर्ण है। लोग उन शब्दों को जीवन भर के लिए संजो कर रखेंगे। वर्षों बाद जब आप उन्हें भूल गए होंगे तब भी। भाग 1 अध्याय 3। वह जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। वह जो यह नहीं कर सकता अकेला ही रहेगा। कार्नेगी व्यक्तिगत रूप से स्ट्रॉबेरी और क्रीम के शौकीन हैं, लेकिन जब वह मछली पकड़ने जाते हैं तो वह अपने हुक में कीड़े लगाते हैं, क्योंकि मछली यही पसंद करती हैं। यदि हम मछलियों के साथ ऐसा करते हैं तो हमें लोगों के साथ भी ऐसा ही करना होगा। हम जो चाहते हैं उसके बारे में बात करने के बजाय लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे जो चाहते हैं उसके बारे में बात करें और उन्हें दिखाएं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। उदाहरण के लिए, बच्चों को धूम्रपान ना करने के लिए माता-पिता को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। उन्हें इस तथ्य का जिक्र करना चाहिए कि सिगरेट बच्चों को बास्केटबॉल टीम में बनाने से रोक सकती है। एक अन्य उदाहरण से राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को अपने खलिहान में धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बछड़े ने चारागाह छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर उनकी गृहिणी ने बछड़े को अपनी उंगली से चूसने दिया और धीरे धीरे उसे खलिहान में ले गई। प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रकार की इच्छा से उत्पन्न होता है, यहाँ तक कि धर्मार्थ योगदान देने वाला भी ऐसा ही होता है। इसलिए क्योंकि वे मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं या दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे जो चाहते हैं उसके संदर्भ में बात करें। एंड्रयू कार्नेगी ने इस विचार को जल्द ही जान लिया। उनकी भाभी चिंतित थी कि कॉलेज में उनके बेटे उन्हें वापस नहीं लिख रहे थे और पत्र नहीं भेज रहे थे। इसलिए एंड्रयू ने अपने भतीजों को एक पत्र लिखा जिसमें आकस्मिक रूप से उल्लेख किया गया था कि वह हर एक को $5 का बिल भेज रहे हैं, लेकिन उसने पैसे शिलंग करने की उपेक्षा नहीं की। जवाब तुरंत वापस आ गया। एंड्रयू को उसके नोट के लिए धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि उसमें उन्हें $5 नहीं मिले। दूसरे उदाहरण में टिम नाम का एक लड़का किंडरगार्टन शुरू करने वाला था, लेकिन एक रात पहले उसने विरोध किया कि वह नहीं जाएगा और बहुत गुस्से में आ गया। किंडरगार्टन के बारे में टिम को क्या उत्साहित कर सकता है, इस बारे में सोचते हुए परिवार के बाकी लोगों ने अपनी रसोई की मेज पर फिंगर पेंट करना शुरू कर दिया। जब टिम ने पूछा कि क्या वह इसमें शामिल हो सकता है, तो उन्होंने उससे कहा कि उसे पहले किंडरगार्टन जाना होगा ताकि वह सीख सके कि फिंगर पेंट कैसे किया जाता है। उस रात टिम उनके लिविंग रूम की कुर्सी पर सो गया। वह अपने पहले दिन को
याद नहीं करने के लिए उत्सुक था। किसी को कुछ करने के लिए राजी करते समय यह पूछना महत्वपूर्ण है कि वे ऐसा क्या करना चाहेंगे। हर साल कार्नेगी ने व्याख्यान की एक श्रृंखला के लिए न्यूयॉर्क के एक होटल में एक बॉलरूम किराए पर लिया और एक साल में कीमत लगभग 3 गुना हो गई। उसने होटल वालों को एक पत्र लिखा जिसमें उसने बताया कि वह इतना भुगतान नहीं कर सकता और वे उसका व्यवसाय खो देंगे। अगर नतीजतन वे उस भीड़ को भी खो देंगे जो व्याख्यान के दौरान आने वाली थी, जो अनिवार्य रूप से होटल के लिए मुफ्त विज्ञापन था। अगले दिन कार्नेगी को एक पत्र वापस मिलता है जिसमें कहा गया था कि किराया 300% के बजाय केवल 50% बढ़ेगा, जिसे उन्होंने केवल होटल के बारे में बात करके पूरा किया, ना कि स्वयं। अगर वह नाराज हो गया होता और भुगतान करने से इनकार कर देता तो उसे कभी भी वह नहीं मिलता जो वह चाहता था। ये विचार हेनरी फोर्ड के इस कथन के अनुरूप है कि सफलता का रहस्य चीजों को दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से देखना है। एक विज्ञापन एजेंसी का उदाहरण देखें जिसने स्थानीय रेडियो स्टेशनों को एक पत्र भेजा था जिसमें बताया गया था कि वह रेडियो विज्ञापन में एक नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। पत्र ने रेडियो स्टेशन से एजेंसी को पसंदीदा सूची में डालने के लिए कहा, जिससे विज्ञापन एजेंसी को पता चल सके कि रेडियो स्टेशन क्या कर रहा है। स्टेशनों को विज्ञापन कंपनी की परवाह नहीं थी और विज्ञापन कंपनी स्पष्ट रूप से नहीं जानती थी कि लोगों को कुछ भी करने के लिए कैसे प्रभावित किया जाए। कार्नेगी एक बड़े फ्रेट टर्मिनल के अधीक्षक को एक पत्र का एक और उदाहरण देते हैं जिसमें बताया गया है कि उनके स्टेशन पर संचालन में देरी हो रही है क्योंकि उन्हें दोपहर में बहुत अधिक डिलीवरी मिल रही है जिससे देरी होती है। वे उन कंपनियों से पूछते हैं जो सेवा का उपयोग अपने ट्रकों को पहले लोडिंग डॉक पर लाने के लिए प्रयास करने के लिए करती है। इसका मतलब होगा कि उत्पादों को समय पर भेज दिया जाएगा। पत्र के साथ समस्या यह है कि कंपनियां जिस चीज में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं वह सबसे आखिर में आती है। कार्नेगी फिर पत्र लिखता है। इसमें वह बताता है कि टर्मिनल कंपनियों के कारोबार के लिए वह आभारी है और देरी के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद वह लिखते हैं कि इन देरी से वह बचा सकते हैं अगर कंपनियां ट्रक की डिलीवरी सुबह जल्दी कर दें जब वह संभव हो। अंत में वह यह कहते हुए प्रतिक्रिया नहीं मांगता कि वह जानता है कि वह व्यक्ति व्यस्त है। यह रणनीति नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए भी काम कर सकती है, जैसे बारबरा एंडरसन, जो एक कवर लेटर में बताती हैं कि कैसे उसकी योग्यता कंपनी को यह बताने में मदद कर सकती है कि वह नौकरी की पेशकश से क्या चाहती है। कार्नेगी लिखते हैं कि हजारों विक्रेता सौदों के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन लोग
आमतौर पर चीजें खरीदना नहीं चाहते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे बस बाहर जाकर उन्हें खरीद लेंगे। इसके बजाय विक्रेता को ग्राहकों को दिखाना चाहिए कि वे ग्राहकों की समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें चीजें खरीदने के लिए राजी किया जा सकेगा। कार्नेगी के छात्र जेम्स हावर्ड लूकस ने कहानी सुनाई कि कैसे दो विक्रेता कॉल और जॉन ने एक ही स्थिति को संभाला। लूकास की बीमा एजेंसी द्वारा कॉल को हटा दिया गया और आकस्मिक रूप से उल्लेख किया गया कि उनकी कंपनी ने अधिकारियों के लिए एक नई जीवन बीमा पॉलिसी की पेश की है और उन्होंने सोचा कि उनकी रुचि हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि जब उनके पास और जानकारी होगी तो वह उनसे बात करेंगे। उसी दिन जॉन लूकास और उसके सहयोगियों के साथ एक ब्रेक पर बाहर आया और उसने उत्साहपूर्वक जीवन की बीमा पॉलिसी के बारे में बताया। उसने कहा कि वह चाहता है कि वे पहले लोगों को इसे प्राप्त करे और कि वह किसी को बाहर आने और अगले दिन इसे समझाने के लिए कहेगा, लेकिन इस बीच वे आवेदनों पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। उनके उत्साह ने उन्हें नीति चाहिए और काल ने वही प्रयास नहीं किया। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो स्वार्थी हैं और इसलिए दुर्लभ निस्वार्थ व्यक्ति के पास एक फायदा है। इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार सोचें ताकि आप इस तरह से बात कर सकें कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बेटे को ठीक से खाने के लिए कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके लड़के का वजन कम था। लड़के को अक्सर धमकाया जाता था और उसके पिता ने उसे बताया कि अगर वह बेहतर खाएगा तो लड़का अपना बचाव करने में सक्षम रहेगा। उसके पापा को यह पता चला कि उसके लड़के को क्लास में बुली किया जाता था और इस बात का उसके पिता ने फायदा उठाया और अपने बच्चे को यह कहा कि अगर वह ढंग से खाएगा तो वह अपने प्रतियोगी का सही से सामना कर सकेगा, क्योंकि भोजन उसे मजबूत बना देगा। और उसने बाद में अपने माता पिता द्वारा उसे दिया गया कुछ भी खा लिया। वही युवा लड़का लगातार बिस्तर गीला भी करता था और कोई भी पिटाई या डांट उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती थी। और इसलिए उसके माता पिता को पता चला कि वह क्या चाहता था, उसका अपना बिस्तर। स्टोर पर उसकी माँ ने सेल्सगर्ल को कहा कि उसका बेटा अपना बिस्तर खरीदना चाहता है और सेल्सगर्ल ने उसकी राय पूछकर कहा कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। यह तय करने में उसकी मदद करके उसे महत्वपूर्ण महसूस करवाया। घर पर उसने कसम खाई थी कि वह बिस्तर गीला नहीं करेगा और उसने नहीं किया क्योंकि वह उसका बिस्तर था और वह उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहता था। एक और छोटी लड़की थी जो अपना नाश्ता पूरा नहीं करती थी और बोले जाने पर वह अपनी माँ की
नकल करना पसंद करती थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे अपना नाश्ता बनाने दिया। नतीजतन उसने बिना किसी प्रलोभन के 2 प्लेट खा ली, क्योंकि वह महत्वपूर्ण महसूस कर रही थी और ऐसा करके आत्म अभिव्यक्ति में एक अवसर पाया। व्यवसाय में समान सिद्धांत पाए जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ करना चाहता है, अन्यथा वह ऐसा नहीं करेगा। अध्याय 2 लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके। भाग 1 हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। कुत्ता दोस्ती का सबसे बड़ा विजेता है जिसे दुनिया ने कभी जाना है। वे अपनी पूंछ हिलाते हैं और दिखाते हैं कि वे आपको कितना पसंद करते हैं, और परिणाम स्वरूप वे लोगों को आसानी से जीत लेते हैं। कुत्ते सहज ज्ञान से जानते हैं कि लोगों को क्या सीखने की जरूरत है। लोगों को आप में दिलचस्पी लेने की तुलना में दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेने से दोस्त बनाना बहुत आसान है। लोग आमतौर पर दूसरे की तुलना में खुद में अधिक रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए, बातचीत में मैं सबसे आम शब्द है और लोग हमेशा पहले तस्वीरों में खुद को देखते हैं। इस प्रकार दूसरों को प्रभावित करना और खुद को दिलचस्प बनाने की कोशिश करने से कभी भी कई सच्चे दोस्त नहीं मिलेंगे। दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेना ही बेहतर है। कार्नेगी ने एक बार लघु कहानी पाठ्यक्रम लिया जिसमें प्रोफेसर एक प्रमुख पत्रिका संपादक ने कहा कि यदि कोई लेखक लोगों को पसंद नहीं करता है तो लोग उनकी कहानियों को पसंद नहीं करेंगे। एक सफल लेखक बनने के लिए आपको लोगों में दिलचस्पी लेनी होगी, और कार्नेगी जानता है कि लोगों के साथ आमने सामने व्यवहार करते समय भी यह सच है। तो क्या हावर्ड ध्रस्टन, प्रसिद्ध जादूगर जिन्होंने पर्दे के पीछे से बाहर निकलने से पहले हर शो से पहले मैं अपने दर्शकों से प्यार करता हूं कहा, जहां अन्य जादूगर दर्शकों को चूमने वाले के रूप में सोच सकते हैं कि वे छल कर सकते हैं। थ्रस्टन ने कार्नेगी से कहा कि वह लोगों के आभारी हैं कि उन्होंने एक जादूगर के रूप में अपना जीवन यापन करना संभव बनाया। यही कारण है कि वह उन्हें सबसे अच्छा शो देने की कसम खाता है। दूसरों में दिलचस्पी लेने से भी अवसर मिल सकते हैं, जैसा कि जॉर्ज डाइक के साथ हुआ, जो अपने सर्विस स्टेशन के व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो गए और फिडेल शुरू कर दिया। कई स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने और संगीतकारों को जानने के बाद उन्होंने एक फिडलर के रूप में ख्याति प्राप्त की और रिटायरमेंट से बाहर आने में सक्षम थे, जो उन्हें पसंद था। टेडी रूजवेल्ट को भी दूसरों में दिलचस्पी थी। उन्होंने व्हाइट हाउस के सभी नौकरों को नाम लेकर अभिवादन किया और उनके बारे में तथ्यों को जानने का प्रयास किया। नतीजतन वह अपने सभी कर्मचारियों से बहुत प्यार करता था। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को प्रिंट करने योग्य। आप इसे
इसके अमेज़ॉन वेबसाइट या इसकी पर्सनल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरे छात्रों को आपके चार्ट पर्याप्त नहीं मिल सकते हैं और उनके परिणाम छत के माध्यम से चले गए। वह जॉनसन एंड जॉनसन के बिक्री प्रतिनिधि थे और उनके ग्राहकों में से एक मैसाचुसेट्स में एक दवा की दुकान इस बात पर बहस कर रहा था कि जॉनसन एंड जॉनसन उत्पादों को खरीदना जारी रखा जाए या नहीं, लेकिन सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क ने मालिक को बताया कि साइक्स हमेशा उनके साथ चैट करने के लिए समय निकालता है, जबकि अन्य विक्रेता कभी ऐसा नहीं करते। अगर कोई उनके व्यवसाय का हकदार था तो वह साइक्स था और इसलिए दवा की दुकान उत्पादों को खरीदती रही। कार्नेगी ने इसका अनुभव किया। जब भी वह पढ़ा रहे होते हैं और चाहते हैं कि प्रमुख अतिथि आए और व्याख्यान दे, तो उन्होंने छात्रों से यह लिखवाया कि वे उस व्यक्ति से काम की कितनी प्रशंसा करते हैं और वे उस व्यक्ति की सलाह लेने में कितनी रुचि रखते हैं, जो अक्सर उन्हें इसके लिए राजी करता है। व्याख्यान देना, वह लिखता है कि सभी लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि दोस्त बनाने के लिए लोगों को दूसरे लोगों के लिए काम करने के लिए खुद को बाहर रखना पड़ता है। ऐसी चीजें जिनमें समय, ऊर्जा और विचारशीलता की आवश्यकता होती है। सालों से कार्नेगी ने अपने दोस्तों के जन्मदिन का पता लगाने और अपने कैलेंडर में लिखने का एक बिंदु बना लिया है। जब वह कोई तार या पत्र भेजता है तो लोग उसकी अत्यधिक सराहना करते हैं, क्योंकि वह अक्सर अकेला व्यक्ति होता है जो याद करता है। दूसरों की सच्ची दिलचस्पी दिखाने से न केवल दोस्त बनते हैं, यह किसी व्यक्ति की कंपनी के प्रति वफादारी की भी विकसित करता है। जब कर्मचारी अपने ग्राहकों के बारे में विवरण याद रखते हैं तो ग्राहकों के उसी व्यवसाय के साथ बने रहने की संभावना अधिक होती है। एक उदाहरण में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बैंकों में से एक में काम करने वाले चार्ल्स वॉल्टर्स को एक निश्चित निगम की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने निगम के अध्यक्ष से मुलाकात की, जो कंपनी के बारे में अस्पष्ट थे। उन्होंने वॉल्ट्स को कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन यात्रा के दौरान वॉल्टर्स को पता चला कि उस व्यक्ति के 12 वर्षीय बेटे ने डाक टिकट एकत्र किए थे। जब वह अगले दिन लड़के के लिए डाक टिकट लेकर लौटे तो राष्ट्रपति इतने उत्साहित और आभारी थे कि उन्होंने वह सब कुछ बता दिया जो वॉल्टर्स जानना चाहते थे। दूसरे उदाहरण में कार्नेगी के छात्र सीएम नॉफले वर्षों से एक बड़े चेन स्टोर को ईंधन बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शहर के बाहर के डीलर से ईंधन खरीदा। नेफ्ले ने चेन स्टोर्स को कार्नेगी को शाप दिया, जिन्होंने सुझाव दिया कि वे कक्षा में चेन स्टोर की योग्यता के बारे में एक बहस शुरू करें। चेन स्टोर का बचाव करने के बाद नफले ने चेन स्टोर के एक कार्यकारी से मिलने के लिए कहा, जिससे वह नफरत करता था। बैठक में नावले ने पूछा
कि उस आदमी ने चेन स्टोर को देश के लिए सकारात्मक क्यों माना। वह आदमी विषय के बारे में बात करने के लिए उत्साहित था और अंत में उसने नेफ्ले के ईंधन को खरीदने की पेशकश भी की। उत्पाद के बारे में बात करने की कोशिश में 10 साल की तुलना में कार्यकारी में वास्तव में दिलचस्पी लेने से 2 घंटे में नफले ने अधिक प्रगति की। यह महत्वपूर्ण है कि अन्य लोगों में रुचि ईमानदार हो। कार्नेगी के छात्र मार्टिन गिसबर्ग ने चर्चा की कि कैसे उन्होंने 10 साल की उम्र में बड़ी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की। सर्जरी की एक दिन पहले जो थैंक्सगिविंग का दिन हुआ, उनकी माँ मिलने नहीं जा सकी और उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह अकेलेपन और निराशा से अभिभूत थे। एक युवा नर्स ने उसकी सिसकियों को सुना और उसे बताया कि वह अकेली भी थी, क्योंकि उसे थैंक्सगिविंग पर काम करना था। वह उन दोनों के लिए रात का खाना लेकर आई और रात 11 बजे उसके साथ रही। अजनबी की दयालुता की सराहना करते हुए गिन्सबर्ग हर थैंक्सगिविंग के माध्यम से उस स्मृति को अपने साथ रखता है। अध्याय 2 भाग 2 एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने का आसान तरीका। एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने के लिए एक व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पहनता है वह कपड़े नहीं है, यह एक मुस्कान है। मुस्कान कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे खुश करते हो। यही कारण है कि कुत्ते इतने हिट हैं, क्योंकि वे लोगों को देखकर बहुत खुश होते हैं। शिशुओं के बारे में भी यही सच है। उनकी मुस्कान संक्रामक होती है और वे जिस भी कमरे में होते हैं उसे रोशन कर देते हैं। कपटी मुस्कुराहट किसी को मूर्ख नहीं बनाती, क्योंकि हम जानते हैं कि वे यांत्रिक होते हैं। लेकिन मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक जेम्स मैककॉनेल ने कहा कि जो लोग अक्सर उदास रहते हैं वे अधिक प्रभावी व्यवस्था प्रबंधन, शिक्षा और बिक्री करते हैं। मुस्कुराहट शक्तिशाली होती है। उनकी फोन के माध्यम से भी बात सुनी जा सकती है। एक कंप्यूटर विभाग के प्रबंधक रॉबर्ट क्रायर ने कहा कि वह एक कठिन समय को एक कठिन से भरने की स्थिति के लिए नियुक्त करने में सक्षम थे, भले ही अन्य प्राधिकरणों के पास अन्य प्राधिकरणों से कई प्रस्ताव थे। जब क्रायर ने पूछा कि उस आदमी ने अपनी कंपनी क्यों तय की, तो उस आदमी ने कहा कि उनके फोन पर बातचीत के दौरान ऐसा लग रहा था कि क्रायर उसकी बात सुनकर खुश हो गया और चाहता था कि वह संगठन का हिस्सा बने। लोग शायद ही कभी सफल होते हैं जब तक कि उन्हें ऐसा करने में मजा नहीं आता है। और इसी तरह यदि आप लोगों से मिलने का अच्छा समय चाहते हैं तो आपको उनसे मिलने का अच्छा समय मिलना चाहिए। कार्नेगी ने एक बार अपने छात्रों को हर घंटे मुस्कुराने की चुनौती दी थी और एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे व्यवहार में इस साधारण बदलाव ने उनकी शादी और उनके काम के रिश्तों में अधिक खुशी ला दी। आदमी अब निंदा के बजाय सराहना भी करता है
और परिणाम स्वरूप वह दोस्ती और खुशी में समृद्ध होता है। मुस्कुराना वास्तव में एक व्यक्ति को खुश कर देगा, भले ही वह पहली बार मुस्कुराने पर खुश ना हो। प्रफुल्लित होने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे कार्य करना जैसे कि आप पहले से ही हैं। यह वह नहीं है जो आपके पास है या आप कौन हैं या आप कहाँ हैं जो आपको खुश करता है। दो लोग बिल्कुल एक जैसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनके नज़रिए के आधार पर एक खुश हो सकता है और एक दुखी। लिंकन ने टिप्पणी की कि ज़्यादातर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे अपने दिमाग को बनाते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के हमारे छात्रों को आपके चार्ट पर्याप्त नहीं मिल सकते हैं और परिणाम छत के माध्यम से चले गए हैं। ग्राहम एस दोस्तों को कैसे जीते और लोगों को कैसे प्रभावित करें। मुस्कुराने और अपने आसपास के लोगों को नमस्ते कहने का प्रयास करें। उन्होंने उनकी मुस्कान लौटा दी और गलियारे अधिक खुशनुमा लग रहे थे। जान पहचान बढ़ी और कुछ दोस्ती में बदल गए। एल्बर्ट हवर्ड ने माना कि भविष्य के बारे में सकारात्मक सोच उन घटनाओं को प्रकट करने में मदद कर सकती है जो हम चाहते हैं। मुस्कान सद्भावना की संदेशवाहक है जो उन्हें देखती है, उनके जीवन को रोशन करती है। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ बनाता है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, मांगा नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता या चोरी नहीं किया जा सकता। इसका एकमात्र मूल्य देने में निहित है। अध्याय 2 भाग 3। जिम फॉरले बिना पिता के बड़े हुए और उन्होंने कभी हाई स्कूल के अंदर नहीं देखा, लेकिन उनमें लोगों को अपने जैसा बनाने की क्षमता थी और परिणाम स्वरूप वे डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका के पोस्ट जनरल बने। उन्होंने 1932 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चुनने में मदद की। फॉरले ने अपनी सफलता का श्रेय इस तथ्य को दिया कि वह लोगों को उनके पहले नामों से बुलाते हैं। जब भी फॉरले किसी नए परिचित से मिले, उन्होंने उनके नाम और उनके बारे में तथ्यों को याद करने की बात कही है। अभियान पर वह पूरे देश में यात्रा करता था और कार्यक्रमों में भाग लेता था, और जब वह लौटता था तो वह प्रत्येक शहर में एक व्यक्ति को लिखता था और उन सभी मेहमानों की सूची मांगता था जिनसे वह बात करता था। अंतिम सूची में हजारों नाम थे, लेकिन प्रत्येक को उनके नाम के साथ एक व्यक्तिगत पत्र मिलेगा। उन्होंने यह माना कि औसत व्यक्ति अन्य सभी नामों की तुलना में अपने स्वयं के नाम में अधिक रुचि रखता है। कभी कभी नामों को याद रखना मुश्किल होता है, खासकर अगर उनका उच्चारण करना मुश्किल हो, लेकिन उस अतिरिक्त प्रयास को करना हमेशा गहरी कृतज्ञता से मिलता है। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बच्चे के रूप में खोज की कि लोग अपने नाम से कितने प्यार करते हैं। उसके पास खरगोशों का एक घोंसला था और उसने पड़ोस के लड़कों और लड़कियों से कहा कि अगर वे बनियों के लिए तिप्तिया घास और सीपड़ी खींचेंगे तो वह उनके सम्मान में एक का नाम रखेंगे। बाद में
कार्नेगी ने अपनी स्टील मिलों के साथ भी ऐसा ही किया। एक का नामकरण पेंसिल्वेनिया रेल रोड के अध्यक्ष के नाम पर किया ताकि वह कार्नेगी से खरीदने के लिए मजबूर महसूस करे। उन्हें इस बात का भी गर्व था कि वे अपने कारखाने के कई कर्मचारियों को उनके पहले नाम से बुला सकते थे। अधिकांश लोगों को नाम याद ही नहीं रहते क्योंकि आवश्यक समय और ऊर्जा वह उन चीज़ों पर नहीं लगाते। वे अपने लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं, जिन्होंने अपने संपर्क में आने वाले यात्रियों के नामों को भी याद करने का समय निकाला, जिससे उन्हें मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से समर्थन प्राप्त करने में मदद मिली। नेपोलियन तृतीय की शेखी भगाड़ते हुए यह कहते हैं कि वह हर उस व्यक्ति का नाम याद कर सकते हैं जिससे वह मिले थे। उसने बातचीत के दौरान कई बार उस व्यक्ति के नाम का उपयोग करने की कोशिश की और बाद में उसे लिख लिया। यह रणनीति सिर्फ राजाओं और राष्ट्रपतियों के लिए काम की नहीं है, यह सैंडविच ऑर्डर करने वाले लोगों और काउंटर के पीछे काम करने वाले व्यक्ति को बधाई देने के लिए काम करती हैं। नाम में जादू होता है, यह एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है और इस प्रकार नाम का उपयोग स्थिति को सम्मान स्वरूप से अद्वितीय महत्व देता है। अध्याय 2 भाग 4। एक बार कार्नेगी ने एक ब्रिज पार्टी में भाग लिया और वहाँ एक महिला से कहा कि वह बहुत यात्रा करता है। उसने यह उल्लेख करने से पहले कि वह अभी अभी अफ्रीका से लौटी है, उसने उन सभी स्थानों के बारे में बताने के लिए कहा जहाँ वह गया था। इस पर कार्नेगी ने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए कहा और उसने कार्नेगी से कोई और सवाल पूछे बिना 45 मिनट तक बात की। वह चाहती थी कि एक इच्छुक श्रोता हो। एक अन्य पार्टी में कार्नेगी ने एक वनस्पति विज्ञानी को अपने काम के बारे में बोलते हुए घंटों तक सुना। शाम के अंत में उस आदमी ने उसे बताया कि वह एक दिलचस्प बातचीत करने वाला व्यक्ति था। इस तथ्य के बावजूद कि कार्नेगी मुश्किल से ही बोलते थे, लेकिन कार्नेगी ने सुना और वास्तव में दिलचस्पी ली। उस तरह को ध्यान देना जो दूसरे की तारीफ करता है एक स्वतः स्पष्ट प्रतीत होता है और फिर भी लोगों को सुनने में परेशानी होती है। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर क्लर्क जो ग्राहकों को बाधित करते हैं, उनका खंडन करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और उन्हें स्टोर से भगा भी देते हैं। हेनरिटा डॉगलस ने एक बार एक दुकान से कोट खरीदा था जहां वह वर्षों से एक वफादार ग्राहक थी। इससे पहले कि उसने देखा कि यह फटा हुआ था, अगले दिन कोट लौटाते हुए क्लर्क ने बर्खास्ती से उसे यह बताया कि क्योंकि उसने इसे बिक्री से खरीदा था, वह इसे वापस नहीं कर सकती थी और जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसे बाधित कर दिया। रास्ते में उसने कभी न लौटने की कसम खाते हुए श्रीमती डगलस मैनेजर से मिली, जो उन्हें उनके संरक्षण से वर्षों से जानते थे। प्रबंधक ने ध्यान से सुना और उसे बताया कि उनकी नो रिटर्न नीति क्षतिग्रस्त माल पर लागू नहीं होती है।
और वे कोट की मरम्मत कर सकते हैं या उसे वापस कर सकते हैं। उपचार में एक बहुत बड़ा अंतर देखें। यहाँ तक कि सबसे हिंसक आलोचक भी एक धैर्यवान, सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की उपस्थिति में नरम पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी एक शातिर ग्राहक के साथ व्यवहार कर रही थी, जिसने ग्राहक सेवा की तब तक शापित किया जब तक कि एक स्टाफ सदस्य ने उसे उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ घंटों तक सहानुभूति रखी। उनकी चौथी कॉल के द्वारा उस व्यक्ति ने अपनी शिकायतें वापस ले ली और अपने बिलों को पूरा भुगतान कर दिया। वास्तव में वह केवल महत्व की भावना चाहता था। डेटमर वुलन कंपनी के संस्थापक जूलियन एफ डेटमर ने एक बार एक निष्ठावान ग्राहक के साथ व्यवहार किया जिसके पास बहुत कम पैसे थे। हालांकि उनका मानना था कि कंपनी आरोप के बारे में गलत थी और गलती के बारे में गुस्सा करने के लिए डेटमर के कार्यालय में आई थी। डेटमर ने उसे सुना। इस मुद्दे को डेटमर के ध्यान में लाने के लिए उसने उसे धन्यवाद दिया, आरोप मिटा दिया और अगर वह डेटमर से खरीदारी जारी नहीं रखना चाहता तो किसी अन्य कंपनी से खरीदने की सिफारिश की। डेटर ने उस आदमी से सहानुभूति दिखाई और परिणाम स्वरूप उस आदमी ने बाद में पहले से कहीं बड़ा ऑर्डर दिया। बाद में उस आदमी को पता चला कि वह वास्तव में बिल के बारे में गलत था, इसलिए उसने माफ़ी मांगी और छोटी राशि का भुगतान किया। इसके बाद वह 22 साल तक डेटमर के दोस्त और ग्राहक बने रहे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को डेटमर का मध्य नाम भी दिया। सालों पहले एडवर्ड बॉक नाम का एक गरीब डच लड़का अमेरिका आया था। वह केवल 6 साल के लिए स्कूल गया, लेकिन वह धीरे धीरे एक सफल पत्रिका संपादक बन गया। ऐसा उन्होंने प्रसिद्ध लोगों को पत्र लिखकर और उनके बचपन के बारे में जानकारी मांगकर किया। उन्होंने जेम्स ए गैरफील्ड, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन और लुइसा मे एलकॉट जैसे लोगों के साथ पत्राचार किया। आखिरकार वह घर पर उनसे मिलने गया, उसे साक्षात्कार देने और अपनी महत्वाकांक्षा को जगाने का विश्वास दिलाया। यह सब इसलिए क्योंकि वह वास्तव में उनमें रुचि रखता था और उनसे सुनना चाहता था। गृह युद्ध के सबसे बुरे समय में लिंकन ने इलिनॉइस में अपने एक मित्र को पत्र लिखकर वॉशिंगटन आने के लिए कहा। मित्र के आने के बाद लिंकन ने दासों को मुक्त करने की उद्घोषणा के पेशेवरों और विपक्षों के पर चर्चा की, घंटों तक बात की। वह सलाह नहीं चाहता था, वह सिर्फ एक दोस्ताना, सहानुभूतिपूर्ण श्रोता चाहता था। लोगों को बंद करने का सबसे अच्छा तरीका केवल अपने बारे में बात करना है, दूसरों को बाधित करना है और लंबे समय तक नहीं सुनना है। जो लोग केवल अपने बारे में बात करते हैं, वे केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। इसके बजाय एक अच्छा श्रोता बने, यही एक अच्छा संवादी भी बनता है। दिलचस्प होने के लिए दूसरों में दिलचस्पी लें, अच्छे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर लोग देना चाहेंगे, क्योंकि वे आपसे
अधिक स्वयं में रुचि रखते हैं। अध्याय 2 भाग 5। जब भी टेडी रूजवेल्ट मेहमानों को उम्मीद कर रहे थे तो वे हमेशा एक रात पहले अपने पसंदीदा विषयों पर पढ़ते थे, क्योंकि वह जानते थे किसी व्यक्ति के दिल का सबसे अच्छा तरीका उन चीज़ों के बारे में बात करना है जो उनकी रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए एडवर्ड एल चलीफ, जो बॉय स्काउट्स के साथ सक्रिय हैं, चाहते थे कि वे यूएस के सबसे बड़े निगमों में से एक का अध्यक्ष उनकी टुकड़ी की यात्रा के लिए भुगतान करे। चालिफ ने राष्ट्रपति से मिलने से पहले सुना कि उन्होंने $1 मिलियन का चेक लिखा था और जब इसे रद्द कर दिया गया तो उन्हें इसे फंसाया। चालिफ ने चेक के बारे में दिलचस्पी से पूछकर अपनी चर्चा शुरू की और जब वे बॉय स्काउट्स के बारे में चर्चा करने लगे तो उस आदमी ने चालिफ को यह सब दिया जो उसने मांगा था और भी अधिक बहुत कुछ। एक अन्य उदाहरण में श्री डू नॉर्रे न्यूयॉर्क के एक निश्चित होटल को ब्रेड बेचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने 4 साल तक हर हफ्ते मैनेजर से मुलाकात की। फिर उसने रणनीति बदली। यह पता चला कि वह आदमी अमेरिका के होटल ग्रीटर्स का था, जो होटल के अधिकारियों का एक समाज था। ड्यूवर नॉय ने रोटी का जिक्र किए बिना अभिवादन करने वालों के बारे में पूछा और उस व्यक्ति ने उत्साह से घंटों तक संगठन के बारे में बात की। अगले दिन मैनेजर ने डू नॉर्रे की ब्रेड खरीदी। एडवर्ड हैरीमन ने अपनी सैन्य सेवा के बाद नौकरी खोजने के लिए संघर्ष किया और उन्होंने पाया कि क्षेत्र की कंपनियां बड़े पैमाने पर एक व्यवसायी आर.जे. फनखूसर को स्वामित्व में थी। श्री हैरीमन को न केवल फनखूसर के हितों के बारे में पता चला, मोटे तौर पर पैसा बनाने वाले, बल्कि उनके सचिव के हितों और लक्ष्यों का भी, ताकि वह उन्हें उनके बीच एक बैठक स्थापित करने के लिए मना सके। बैठक में हैरीमन ने फनखूसर से कहा कि उसे विश्वास है कि वह फनखूसर के लिए पैसा कमा सकते हैं और उसे अपने विचारों के बारे में बताया। फनखूसर ने उसे तुरंत काम पर रख लिया। यह दर्शाता है कि कैसे दूसरे व्यक्तियों के हितों के संदर्भ में बात करने से दोनों लोगों को फायदा होता है। अध्याय 2 भाग 6। एक दिन जब कार्नेगी डाक खाने में कतार में खड़े थे तो वे बता सकते थे कि क्लर्क नौकरी से ऊब चुका है। कार्नेगी ने खुद से कहा कि वह क्लर्क को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, यह सोचकर कि यह ईमानदारी से उस आदमी की क्या प्रशंसा कर सकता है। जब वह खिड़की के पास पहुंचा तो उसने क्लर्क के सिरों पर बालों की तारीफ की और क्लर्क तुरंत मुस्कुरा उठा। दूसरे लोग पूछ सकते हैं कि कार्नेगी उस आदमी से क्या पाना चाहते थे, लेकिन कार्नेगी इस सवाल को स्वार्थी बताते हुए खारिज करते हैं। वह बस थोड़ी सी खुशी बिखेरने और थोड़ी सी ईमानदारी से सराहना करने की कोशिश कर रहे थे, ये समझाते हुए कि अगर निस्वार्थता लोगों को असंभव लगती है तो उन्हें असफलता मिलेगी। मानव आचरण का
एक महत्वपूर्ण नियम यह है जो अनगिनत मित्रों और खुशियों को लाएगा। हमेशा दूसरे व्यक्तियों की महत्वपूर्ण महसूस कराएं। दार्शनिकों ने हजारों वर्षों से मानवीय संबंधों के नियमों पर अनुमान लगाया है और अधिकांश एक महत्वपूर्ण नियम पाते हैं जिसे यीशु ने अभिव्यक्त किया। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। हम सभी अनुमोदन और मान्यता चाहते हैं, इसलिए हमें वही उपहार दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए। विनम्र वाक्यांश जैसे क्या आप बुरा मानेंगे और धन्यवाद बहुत आगे बढ़ो। वे दूसरे व्यक्तियों के लिए सम्मान और प्रशंसा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, हॉलकैन एक लोहार का एक गरीब बेटा था, लेकिन एक दिन उसने दाते रोसेटी को एक पत्र लिखा जिसकी कविता उसे पसंद थी। कलात्मक उपलब्धि के लिए उसकी प्रशंसा की, इसलिए रोसेटी ने उन्हें अपने सचिव के रूप में काम करने के लिए लंदन आने के लिए आमंत्रित किया, जहां वे अन्य लेखकों से भी मिले। नतीजतन केन ने एक ऐसा करियर शुरू किया जिसने उन्हें अपने समय का सबसे अमीर उपन्यासकार बना दिया। यह ईमानदार हार्दिक प्रशंसा की शक्ति है। आपसे मिलने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि वे किसी न किसी रूप में आपसे श्रेष्ठ हैं और उनके दिलों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ईमानदारी से उनके महत्व को पहचानें। अक्सर जिन लोगों के पास उपलब्धि के लिए कम से कम औचित्य होता है, वे दंभ दिखाकर अपने अहम को मजबूत करते हैं। अध्याय 3 भाग 1। एक शाम जब कार्नेगी ने प्रथम विश्व युद्ध के नायक के सम्मान में एक भोज में भाग लिया, तो वह एक सज्जन के बगल में बैठे जिनकी हास्य कहानी एक प्रसिद्ध उद्धरण पे आधारित थी। उन्होंने कहा कि उद्धरण बाइबल से था, लेकिन कार्नेगी ने उन्हें यह समझाते हुए सही किया कि यह वास्तव में शेक्सपियर से था। बाद में घर के रास्ते में कार्नेगी के एक सहयोगी ने उसे बताया कि उसे उस आदमी को सुधारना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे उसे शर्मिंदगी हुई थी। कार्नेगी ने अपना बचपन बहस में बिताया, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्हें विश्वास होने लगा कि किसी तर्क को जीतने का एक ही तरीका है, और वह है इससे पूरी तरह से बचना। यदि आप एक तर्क जीतते हैं तो आप अभी भी हार रहे हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति नाराज होगा और हीन महसूस करेगा। कार्नेगी ने भी इस कहावत का हवाला दिया, एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा के विरुद्ध आश्वस्त है वह अभी भी उसी मत का है। कार्नेगी के छात्रों में से एक पैट्रिक जे ओहायर ने ट्रकों को बेचने की असफल कोशिश की। वे बहुत तर्कशील थे, लेकिन उसने सस्ता रास्ता बदल लिया। अगर कोई उसे बताता कि किसी दूसरी कंपनी का ट्रक सबसे अच्छा है, तो ओहायर सहमत हो जाता था, लेकिन फिर वह आगे बढ़ गया और अपनी कंपनी के ट्रक के अच्छे अंक दिए। दूसरा व्यक्ति अब बहस नहीं कर सकता था और वह आगे बढ़ने में सक्षम थे। किसी बहस में जीतना खोखली जीत होती है, क्योंकि इससे आपके विरोधी की सद्भावना कभी नहीं मिलती।
फ्रेडरिक एस पार्सन्स, एक आयकर सलाहकार, ने करों में $9,000 से अधिक की एक सरकारी कर निरीक्षक के साथ 1 घंटे तक बहस की। पार्सन्स ने दावा किया कि यह एक बुरा ऋण था जिस पर कर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पार्सन्स ने यह देखा कि जितना अधिक वह बहस करते हैं उतना ही अधिक जिद्दी आदमी बन जाता है। इसलिए उसने विषय बदल लिया और इसके बजाय इस बात की सराहना की कि आदमी ने अपना काम कितना अच्छा किया है। वह आदमी धीरे धीरे मित्रवत हो गया और 3 दिन बाद उसने पार्सन्स को सूचित किया कि वह कर विवरणी को फाइल किए जाने के साथ ही छोड़ने जा रहा है। प्रारंभ में इंस्पेक्टर को अपने अधिकार का दावा करने से महत्व मिला, लेकिन जैसे ही उसे महत्वपूर्ण लगा वह सहानुभूतिपूर्ण हो गया। बिट्स एंड पीसेस का एक लेख इस बारे में कुछ सुझाव देता है कि किसी असहमति को तर्क बनने से कैसे रोका जाए। सबसे पहले असहमति का स्वागत करें, क्योंकि इससे लोगों को गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। अगला, रक्षात्मकता के लिए देखें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। पहले सुनें और समझौते के क्षेत्रों की तलाश करें। ईमानदार रहो और गलतियों को स्वीकार करो और विरोधियों के विचारों पर विचार करने और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का वादा करते हैं। असहमत होने और चर्चा की इच्छा के लिए अपने विरोधियों का धन्यवाद करें। फिर दोनों पक्षों को एक समस्या के माध्यम से सोचने का समय देने के लिए कार्रवाई स्थगित करें, ताकि लोग विचार कर सकें कि क्या उनके विरोधी सही हो सकते हैं। तर्क वितर्क में चिल्लाना केवल संचार को काट देता है और लोगों को और भी अधिक बहस करने पर मजबूर कर देता है। अध्याय 3 भाग 2, दूसरे लोगों को यह बताना कि वह गलत हैं केवल उन्हें पलटवार करने के लिए प्रेरित करता है। यह रणनीति विशेष रूप से ग्राहक सेवा में मदद करती है। लोगों के मन को वास्तव में बदलना मुश्किल है। यदि आप किसी को बताने जा रहे हैं कि वे गलत है, तो यह स्वीकार करना शुरू करें कि आप गलत हो सकते हैं और फिर दूसरे व्यक्ति को तथ्यों की जांच करने का निर्देश दें। इस उद्घाटन पर किसी को कभी आपत्ति नहीं होगी। जहां ग्राहकों का गुस्सा अक्सर भड़क जाता है, कार्नेगी के छात्र हैरोल्ड रिंके यह बताते हैं कि यह कहकर लोगों से संपर्क करेंगे कि वह गलत हो सकते हैं, जिसके कारण ग्राहक उन्हें समझने के लिए धन्यवाद देते हैं। दो टूक कहना कि लोग गलत हैं शायद ही कभी काम करता है। श्री एस, एक युवा न्यूयॉर्क वकील, ने एक बार एक न्यायाधीश को अदालत कक्ष में सीमा कानून के बारे में सही किया, जबकि वह सही था। इसने न्यायाधीश को उसके प्रति अधिक मित्रवत नहीं बनाया और उसने स्वीकार किया कि उसने एक बड़ी गलती की है। हम हर समय अपने विचार बदलते रहते हैं, लेकिन जब कोई हमें बताता है कि हम गलत हैं, तो हम इस निहितार्थ पर नाराजगी जताते हैं और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। अपने वर्तमान विश्वासों को बनाए रखने के लिए तर्क ढूंढते हैं।
एक व्यक्तिगत उदाहरण में कार्नेगी ने एक बार पर्दे बनाने के लिए एक आंतरिक सज्जाकार को काम पर रखा था और वह इस बात से निराश था कि वे कितने महंगे थे। जब उसने एक दोस्त की उनकी कीमत के बारे में बताया तो उसने कहा कि डेकोरेट ने कार्नेगी का फ़ायदा उठाया है और उसने तुरंत अपना और अपने फैसले का बचाव करने की कोशिश की। अगले दिन एक अन्य मित्र ने पर्दे की प्रशंसा की और कामना की कि वह अपने घर के लिए ऐसी अद्भुत रचनाएं खरीद सकें और उसने स्वीकार किया कि उसने बहुत अधिक भुगतान किया है। जब हम गलत होते हैं तो हम इसे स्वयं स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तब नहीं जब कोई इस प्रक्रिया में हमारी आलोचना करने का प्रयास कर रहा हो। हॉरेस ग्रीले, एक प्रसिद्ध संपादक, लिंकन की नीतियों से असहमत थे और उनका मानना था कि वे अपमानजनक उपहास और तर्क के माध्यम से लिंकन को उनसे सहमत होने के लिए बहस कर सकते हैं, लेकिन इससे लिंकन एक इंच भी नहीं हिले। इसके विपरीत बेन फ्रैंकलिन जब भी दूसरों से असहमत नहीं हुए, भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन पर हमला किया हो, इसके बजाय उन्होंने यह देखा कि कुछ मामलों में व्यक्ति सही था, लेकिन इसे विशेष मामले में मतभेद थे। इससे उसे बहुत अधिक लाभ हुआ क्योंकि वह दूसरों को अपने दृष्टिकोण से अधिक आसानी से जीतने में सक्षम थे। कार्नेगी दिखाते हैं कि यह व्यवसाय में कैसे काम करता है। उनकी छात्रा कैथरीन एलरेड एक सूत प्रसंस्करण संयंत्र में एक औद्योगिक इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक थी। उसके काम के हिस्से में ऑपरेटरों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली और मानक स्थापित करना शामिल था ताकि वे अधिक यान का उत्पादन कर सकें। उन्होंने प्रबंधन को यह बताने के लिए एक बैठक आयोजित की कि कैसे उनकी प्रणाली को पूरी तरीके से सुधारा जाए, यह दिखाते हुए कि वर्तमान प्रणाली कैसे अनुचित और गलत थी। कार्नेगी के पाठ्यक्रम को लेने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी गलतियां कहाँ की हैं और उसने बाद में एक और बैठक बुलाई और केवल यह कहने के बजाय कि वे गलत थे, सिस्टम को विकसित करने में उनकी मदद की। एक अन्य मामले में आर.वी. क्राउली न्यूयॉर्क में एक लंबर कंपनी का सेल्समैन था। जब तक उन्होंने रणनीति बदलने का फैसला नहीं किया, तब तक उन्होंने लकड़ी के निरीक्षकों के साथ वर्षों तक बहस की। जब ऐसी स्थिति आती है जहां एक कंपनी ने लकड़ी का शिपमेंट लेने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि यह ग्रेड से नीचे है, तो वह आमतौर पर आदमी के साथ बहस करता है। इसके बजाय उसने इंस्पेक्टर से कहा कि लकड़ी को उतारना जारी रखें। उन्हें अच्छे और बुरे ढेर में ऐसा करने पर उस आदमी को एहसास हुआ कि उसका निरीक्षण बहुत सख्त था। जब क्राउली ने मित्रतापूर्ण और सहयोगी तरीके से प्रश्न पूछे तो निरीक्षक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने नतीजतन उन्होंने लकड़ी को स्वीकार कर लिया और पूरा भुगतान किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से पूछा गया था कि शांतिवादी के रूप में वह देश के सर्वोच्च रैंकिंग वाले अश्वेत अधिकारी वायुसेना के
जनरल डैनियल जेम्स की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? जूनियर ने उत्तर दिया, मैं लोगों को उनके अपने सिद्धांतों से आंकता हूँ, अपने सिद्धांतों से नहीं। उनका कहना है कि अपने दुश्मन से सहमत होना, उनकी राय के प्रति सम्मान दिखाना और थोड़ी कूटनीति करना। अध्याय 3 भाग 3। कार्नेगी के घर के करीब एक पार्क है जहां वे अपने कुत्ते को पट्टे पर छोड़ देते हैं। हालांकि एक पुलिसकर्मी ने कार्नेगी को रोका और गुस्से में उससे कहा कि अपने कुत्ते को पट्टे से मुक्त करना कानून के खिलाफ है। कार्नेगी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई कुत्ता कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उन्होंने पालन करने का वादा किया। लेकिन धीरे धीरे कार्नेगी ने अपने मौका लेने का फैसला किया और कुत्ते को पट्टे से मुक्त कर दिया। और एक और दिन पुलिसकर्मी ने उसे फिर से संपर्क किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिसकर्मी कुछ कहता, कार्नेगी ने स्वीकार किया कि उसने जो किया वह गलत था और उसके पास कोई बहाना नहीं था। कार्नेगी को स्वीकारोक्ति के कारण पुलिसकर्मी ने उसे आसानी से जाने दिया और उससे कहा कि यदि वह उस पहाड़ी पर चला जाता है जहां पुलिसकर्मी उसे नहीं देख सकते, तो कुत्ते को इधर उधर भागने देना ठीक रहेगा। जब आप जानते हैं कि आपको फटकार लगने वाली है, तो बेहतर होगा कि आप इसे स्वयं स्वीकार कर लें। परिणाम स्वरूप लोग उदार और क्षमाशील होने के इच्छुक हैं। एक कलाकार फर्डिनेंड वारन चर्चा करते हैं कि कैसे उन्होंने अक्सर प्रकाशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला निर्देशक के साथ काम किया, जो हर दिन टुकड़े में दोष ढूंढता था। इस निर्देशक को एक टुकड़ा देने के एक दिन बाद उन्हें उस आदमी के कार्यालय में आने का फ़ोन आया। जब वारन पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपनी त्रुटियों के लिए माफ़ी मांगी, खुद की बहुत आलोचना की और कहा कि वह पेंटिंग ख़त्म कर देंगे। यह सुनकर उस आदमी ने काम की प्रशंसा की और वारन को आश्वासन दिया कि वह केवल एक मामूली बदलाव चाहता है। उन्होंने बाद में दोपहर का भोजन भी किया, जिससे समग्र रूप में अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। अपने गलतियों को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह संतोषजनक है। यह अपराध बोध और रक्षात्मकता की हवा को साफ करता है और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। एक बार ब्रूस हॉर्वे ने बीमार छुट्टी पर एक कर्मचारी को गलत तरीके से मजदूरी के भुगतान किया। यह जानते हुए कि उसे अपने बॉस को बताना है, उसने माफ़ी मांगते हुए खोला। प्रबंधक ने विस्फोट किया। कई अन्य विभागों को दोष देते हुए हॉर्वे ने दोहराया कि यह उसकी गलती थी। अंत में यह स्वीकार करते हुए कि यह हॉर्वे की गलती थी, बॉस ने उसे इसे ठीक करने के लिए कहा और बॉस ने सम्मान किया कि वह तनावपूर्ण स्थिति को संभालने में सक्षम था और कोई बहाना नहीं बनाता था। माइकल चेयुंग, जो हांगकांग में कार्नेगी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, बताते हैं कि कैसे चीनी संस्कृति इस क्षेत्र में कुछ विशेष समस्याएं पेश करती है। उनका एक छात्र एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो अपने बेटे से अलग हो गया था और चीनी परंपरा में एक वृद्ध व्यक्ति आमतौर पर
सामंजस्य स्थापित करने के लिए पहला कदम नहीं उठाता है। हालांकि वे अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए बहुत लालायित थे और उन्होंने कहा कि परंपरा से चिपके रहने की तुलना में क्षमा मांगने से चेहरा खोना अधिक महत्वपूर्ण था। वह अपने बेटे के घर गया और परिणाम स्वरूप वह अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने में सक्षम हो गया। जब हम सही होते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि हम धीरे धीरे और चतुराई से लोगों का दिल जीतें, और हम जब गलत होते हैं तो हमें अपनी गलतियों को जल्दी और उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। यह स्वयं का बचाव करने से कहीं अधिक आसान है। आप कभी भी पर्याप्त नहीं पाते हैं, लेकिन झुककर आप अपनी अपेक्षा से अधिक प्राप्त करते हैं। अध्याय 4 भाग 1। राष्ट्रपति कॉलेज के प्रशासन के दौरान कार्नेगी के मित्र व्हाइट हाउस में अतिथि थे। राष्ट्रपति के कार्यालय में रहते हुए उन्होंने कूलीज को अपने सचिव की पोशाक की प्रशंसा करते हुए टिप्पणी करने से पहले सुना कि वह कैसे चाहते थे वह अपने विराम चिन्ह के साथ अधिक सावधान रहे। उनका तरीका स्पष्ट है, लेकिन यह काम करता है। किसी की प्रशंसा मिलने के बाद आलोचना सुनना आसान होता है। मैककिनले और लिंकन ने ऐसा ही किया। मैककिनले एक शानदार अभियान भाषण के लिए अपने भाषण लेखक को यह कहने से पहले धन्यवाद दिया कि यह इस अवसर के लिए थोड़ा बहुत उदास था, और इसे फिर से लिखने के लिए कहा। इसी तरह लिंकन ने जनरल होकर को गृह युद्ध के सबसे काले दौर के दौरान लिखा था, जब जनरल कई हार के दौर से उनका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन यह कहने से पहले कि वह जनरल का प्रदर्शन से कितना असंतुष्ट था, उसने एक बहादुर और कुशल सैनिक होने के लिए उस आदमी की तारीफ की। गांव के मामले में उनकी कंपनी को एक निश्चित तिथि के एक बड़े कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए अनुबंधित किया गया था, लेकिन सजावटी कार्य करने वाले उप ठेकेदार द्वारा इसे रोक दिया गया था। गांव देरी से निराश था, लेकिन उसने कारखाने से उस आदमी से मुलाकात की और उसके काम पर उस आदमी की तारीफ भी की। जब वे दोपहर के भोजन के लिए बैठे तो उप ठेकेदार ने कहा कि वह श्री गांव को सुखदता से हैरान है। वह सामग्री को समय पर गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, भले ही अन्य आदेशों में देरी हो। एक अन्य उदाहरण में फेडरल क्रेडिट यूनियन की एक शाखा प्रबंधक डोरोथी ब्रूसवस्की को अपने एक टेलर के साथ समस्या हो रही थी। टेलर ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन दिन के अंत में बैलेंस करने में बहुत अधिक समय लगा। जब ब्रूवल्स्की ने महिला को संपर्क किया तो उसने उसकी प्रशंसा की और केवल नकद संतुलन प्रक्रियाओं की समीक्षा की, और केवल एक बार बताने वाले को एहसास हुआ कि ब्रूवल्स्की को उस पर भरोसा था, तो उसने अपने मुद्दों को ठीक करने में कोई समस्या नहीं थी। यही कारण है कि एक दंत चिकित्सक ड्रिलिंग से पहले नवोकेन का उपयोग करता है। आलोचना से पहले लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता होती है। अध्याय 4 भाग 2। चार्ल्स श्राव
अपनी स्टील मिल से गुजर रहे थे जब उन्होंने कर्मचारियों को धूम्रपान नहीं के संकेत के नीचे धूम्रपान करते हुए देखा। उन पर चिल्लाने के बजाय उसने प्रत्येक को एक सिगार दिया और कहा कि यदि वे बाहर धूम्रपान करते हैं तो वह इसकी सराहना करेंगे। बहुत से लोग लेकिन शब्द के बाद ईमानदारी से प्रशंसा के साथ आलोचना शुरू करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से गलतियों पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। मार्ज जैकब अपने घर में अतिरिक्त निर्माण करने वाले निर्माण श्रमिकों के साथ काम कर रही थी और पहले कुछ दिन जब वे वहाँ थे तो उन्होंने देखा कि यार्ड लकड़ी से बिखरा हुआ था। इसलिए उसने और उसके बच्चों ने गंदगी उठाई और फिर उसने निर्माण श्रमिकों से कहा कि कल रात जिस तरह से सामने के लॉन को छोड़ा गया था उससे वह प्रसन्न थी। उस दिन के बाद वे खुद की ही उसकी सफाई करने लगी। एक दिन लाइटमैन एबट को आपके मित्र से गुजर जाने पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। जब उसकी पत्नी ने भाषण पढ़ा तो खराब और बहुत शुष्क था। उन्होंने टिप्पणी की कि यह उत्तर अमेरिकी समीक्षा के लिए यह उत्कृष्ट लेख होगा। उसने उसकी प्रशंसा की और साथ ही यह भी कहा कि यह भाषण के रूप में अच्छा नहीं करेगा। उन्होंने बिंदु को देखा और बिना किसी नोट का उपयोग किए हुए बोले, गलतियों को सुधारने का एक प्रभावी तरीका अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की गलतियों पर ध्यान देना है।